तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश। तो आपको बताना है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। सिंह विष्णु सही बोले हैं। और इसकी राजधानी कहाँ थी। पल्लव के वजह कोची का कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, कांचीपुरम। तो दो तीन गो का मतलब राजधानी याद करने का एक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए किसी को आप खाना बनाने के लिए दिए तो पल्लव क्या किया, कच्चा बना दिया। चोल क्या किया, ताजा बनाया। और राष्ट्रकूट वाला खेत में खाना बनाया। मतलब पल्लव मानिए खेत राष्ट्रकूट का। पल्लव क्या किया, खाना दिया बनाने के, तो पल्लव कच्चा, चोल ताजा, राष्ट्रकूट खेत में खाना बनाया। ताजा से तंजावुर चोल का। तो आपको बताना है कि जो सिंह विष्णु था किस धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही बोले हैं। और सिंह विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण की थी। अवनी सिंह। आपको बताना है कि सिंह विष्णु के द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आदि बराह का मंदिर जो कि मलालपुरम में है। आदि बराह का मंदिर जो मलालपुरम में है, सिंह विष्णु द्वारा बनवाया गया था। अब आपको बताना है कि कौन भारवी जो था किसके दरबार में रहता था। सिंह विष्णु सही बोले हैं। लेकिन बताना है कि आपके भारवी के द्वारा कौन सा मतलब बुक लिखा गया है। बढ़िया बुक है, भारवी लिखा है। किराता जुर्नियम। ऐसे किराता जुर्नियम है, किरतार जुर्नियम भी देता है। किराता जुर्नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। तो इसमें महेंद्र वर्मन था, नरसिंह वर्मन था, महेंद्र वर्मन द्वितीय था, परमेश्वर वर्मन था, नरसिंह वर्मन था और नंदी वर्मन। जितना में वर्मन लगेगा पल्लव वंश का सब शासक हो जाएगा, मतलब ज्यादातर। आपको बताना है कि जो मत विलास प्रहसन था उसकी रचना कौन किया था। महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन शुरुआत में किस धर्म का अनुयायी था। जैन का। बाद में हो गया शैव। हाँ, तो शैव जो बन गया तो बताइए किस संत के मतलब आने से उस शैव बन गया, किस संत से मिला तो शैव बन गया। महेंद्र वर्मन अपर से मिलकर महेंद्र वर्मन जो है शैव बन गया। पहले जो था वो जैन का था। आपको बताना है कि महाबलीपुरम के जो एकाशम मंदिर है उसे क्या कहा जाता है, तो रथ भी कहा जाता है। तब आपको बताना है कि एकाशम मंदिर जिसे रथ कहा जाता है उसका निर्माण कौन सा पल्लव राजा किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम इसी को कहते हैं। हाँ, तो वही तो पूरा तो बोले महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिसे रथ कहा जाता है उसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। तब आपको बताना है कि जो रथ मंदिर है उसमें मंदिरों की संख्या कितनी है। 7। रथ मंदिर में सबसे छोटा कौन सा रथ है। हाँ, छोटा है द्रौपदी। आपको बताना है कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम था कौन सा उपाधि धारण किया था। बहुत फेमस है उपाधि के साथ, जिसको हम लोग बतापी कोड या महामल भी कहते हैं। नरसिंह वर्मन द्वारा 2 उपाधि धारण किया गया था, बतापी कोड और महामल। तब आपको बताना है कि जो चीनी यात्री हुएनत्सांग आया था किसके दरबार में आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। हुएनत्सांग। अब आपको बताना है कि परमेश्वर वर्मन जो था प्रथम किस धर्म का अनुयायी था। शैव वाला था। परमेश्वर वर्मन 5-6 उपाधि धारण कर लिया था। लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो था लोकादित्य का उपाधि धारण किया, एकमल किया, रंजय किया, अत्यंत काम किया, उग्रदंड किया और गुण भाजन किया। आपको बताने कि जो मलालपुरम में गणेश मंदिर है उसका निर्माण कौन करवाया है। परमेश्वर वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन से वही थे। आपको बताना है कि परमेश्वर वर्मन जो था, परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या का प्रेमी था। तो विद्या के प्रेमी होने के नाते उसको कौन सी उपाधि दिया गया था।
विद्या विनीत, हाँ विद्या विनीत। जिसको विद्या मिलेगा वो विनम्र हो जाएगा। अरबों का आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, बिल्कुल सही बोले हैं। तब आपको बताना है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय था वो कौन कौन सा उपाधि धारण किया था, या उसको क्या कहा जाता है? राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। तब आपको बताना है कि कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? कैलाश मंदिर एलोरा वाला कांची में करवाया गया था। आपको बताना है कि कैलाश मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर। आपको बताना है कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाया था। तब आपको बताना है कि इसी का द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई इसी मंदिर से। आपको बताना है कि कांची का जो कैलाश मंदिर है उसमें किसका तस्वीर लगा हुआ है? कांची का कैलाश मंदिर में शिव का लगा हुआ। पल्लव राजाओं और रानियों का आदमकद तस्वीर लगी हुई है। आपको बताना है कि 10 कुमार चरित जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसके लेखक कौन है? दंडी। तब आपको बताना है कि जो दंडी थे वो किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय, बिल्कुल सही बोले हैं। याद रहता है भाई, हमेशा पूछा ऐसा से। आपको बताना है कि जो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है, इसका निर्माण कौन करवाया था? कांची का नरसिंह वर्मन द्वितीय कराया था। नंदी वर्मन द्वितीय। आपको बताना है कि कौन वैष्णव संत था जो नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन था? तिरुमनई अलवार थे। आपको बताना है कि जो पेरुनंदेव नार जो मतलब संत कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे? ये नंदी वर्मन तृतीय आ जाइए। तो आपको बताना है कि मतलब वो पहला ना होता है, वो पहले विद्वान हुआ तो हम एक नाम रख देंगे तो ये विद्वान हो जाएगा। जैसे में राम जी बहुत मान लीजिए अथी हुए तो राम इसका नाम रख देंगे तो ये भी उनके जैसे संस्कारी होगा, इसीलिए रख देता था। इसीलिए कोई अपना बेटा का नाम रावण दुर्योधन नहीं रखता था कहीं को ओकरे जैसा नालायक हो जाएगा। किसी को देखा है? बताना है कि जो भरत बेनवा नामक ग्रंथ की रचना कौन किया है? भरत बेणवा या बेनवा, यही थे पेरुनंदेव नार। अब पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। अब आते हैं चोल वंश। तब ये ट्रिक बताएं कि चोल वंश का तब कहाँ राजधानी हो जाएगी? तंजावुर या तंजौर या तंजाय, जो आपको मारना है। तो आपको बताना है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। जो तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुज्जर मलन राजराज पेरुथचन। पेरुथचन नाम एक साइड से याद करते दूसरा साइड से भूल जाते हैं। तंजावुर का जो वास्तुकार था कुंजर मलन राजराज पेरुथचन। आपको बताना है कि विजयालय जो था कौन सी उपाधि धारण किया था? नरकेसरी। अच्छा हाँ विजयालय। आपको बताना है कि जो निशुभ सुदनी जो देवी मंदिर था उसका निर्माण कौन करवाया था? यही कराया था, वही विजयालय कराया था। दुर्गा जी। चोलों का स्वतंत्र राज्य कौन स्थापित किया था? हो जाएगा आदित्य प्रथम। वही पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम को कौन सा उपाधि दिया गया? नरकेसरी। नहीं कोदंडराम। कोदंडराम या कोदंडराम। आपको बताना है कि कौन से युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक वन को पराजित किया? ये भी आप बता दीजिए कि मतलब त्रिपक्षीय युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत फेमस युद्ध है, 20 बार क्वेश्चन आया होगा। तकोलम का युद्ध। इसी में जो परांतक का बड़ा लड़का था राजादित्य वो मारा गया।
श्रीलंका पर आक्रमण कौन किया था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। और जब श्रीलंका पर राजराज प्रथम आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का वो जाकर भागा था, वो एगो कौन हाँ, भाग गया था, ये तो हमको भी मालूम है कि भाग गया था लेकिन भागा कौन था? का नाम है जी? महिम पंचम। महिम पंचम। अच्छा पंचम महेंद्र से महिम आ गया। हाँ, तो श्रीलंका से दक्षिण जिला रोहड़ में शरण ले लिया था भाग के। आपको बताना है कि जो राजराज प्रथम था श्रीलंका को तो जीत लिया, लेकिन जो उसको चोल साम्राज्य में मिला के उस प्रांत का नाम क्या रखा? दक्षिणेश्वर। मुंडिम चोल मंडल, मुंडी चोल मंडलम, मुंगिम चोल मंडल। हाँ, मुंडिम चोल मंडलम। राजधानी पुलन रुआ, उसकी राजधानी जो भी श्रीलंका का क्षेत्र जीता था उसका नाम रख दिया मुंडी चोल मंडलम और राजधानी बना दिया पुलन रुआ। राजराज जो प्रथम था किस धर्म का अनुयायी था? शैव का होगा। शैव, बिल्कुल सही बोले हैं। सब शैव भाग। राजराज प्रथम जो था तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया था? का मंदिर राजराजेश्वर। राजराजेश्वर तो उसी को बृहदेश्वर कहते हैं। दूसरा है ना बृहदेश्वर। वही उसी को राजराजेश्वर को ही बृहदेश्वर। अच्छा, राजराज एगो है सिद्धेश्वर का मंदिर, राज सिद्धेश्वर का मंदिर जिसको कैलाश मंदिर कहते हैं, कैलाशनाथ मंदिर को। अब देखते हैं चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। सब जीता था वहाँ। मुझे कंफ्यूज हो जाता है, श्रीलंका को विजित का नाम आता है ना तो नाम लगा देते हैं आदमी से। राजेंद्र प्रथम, लेकिन मार दीजिएगा राज 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 प्रथम। राजा राज प्रथम। राज प्रथम। राजा प्रथम। सही से पढ़ा, राजा प्रथम। राज प्रथम। राज दिया है। गलती दिया है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार आपको बताना है कि बंगाल का जो पाल शासक था उसको कौन? महिपाल। राजेंद्र प्रथम। और गंगाई कोड हाँ, जब महिपाल को पराजित किया तो गंगई कोड चोल की उपाधि धारण की और नई राजधानी उसका गंगई कोड चोलपुरम के निकट एक तालाब बनवाया, उसका नाम क्या था? तो वही उसका नाम था गंगाई कुछ। चोल गंगम। विशाल तालाब का निर्माण करवाया। अब आपको बताना है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? गैर ब्राह्मण वाला जो था ब्रह्मदेव, इसका हो जाएगा बेलन बेगई। नहीं, बेलन वगई। सही बोला। अब ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि ब्रह्मदेव। सही बोला। किसी विद्यालय को रख रखाव की भूमि क्या कहलाता था? शाला भोग। हाँ, शाला भोग। अब मंदिर को उपहार दी गई भूमि क्या कहलाता था? देवदान। देवदान, हाँ, माने या तिरुन बेलाई मटकनी। तिरुन मटकनी। अच्छा। देवदान या तिरु मटकनी जो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि था। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि? जैन को क्या होता है? पलिंचदम। आपको बताना है कि प्रकेसरी की उपाधि कौन धारण किया था? राजेंद्र द्वितीय। और राजकेसरी का उपाधि धारण किया था वीर राजेंद्र। चोल वंश का अंतिम राजा कौन हो गया? राजेंद्र तृतीय। चोल का राजेंद्र तृतीय। और उसका हो गया था पल्लव वंश का कंप वर्मन। और चोल का पूछेगा तो राजेंद्र तृतीय। सबसे प्रतापी राजेंद्र प्रथम। तृतीय हो गया 3 नंबर में तो चल गया। आपको बताना है कि चोल और पश्चिम जो चालुक्य के बीच जो हमेशा संघर्ष होते रहता था उसको मतलब शांत करवाने के लिए उसकी मध्यस्थता कौन किया था? हम बता देते हैं, गोवा के एगो शासक था, बताइए कौन किया था मध्यस्थता? जयकेश प्रथम था। ना है कि कौन ऐसा चोल शासक हुआ जो अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था? हुआ था विक्रम चोल। तब आपको बताना है कि कौन ऐसा राजा हुआ जो विक्रम चोल द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति था उसको समुद्र में फेंकवा दिया था? नहीं जी, वो तो बनवाइबे किया था विक्रम चोल, फेंकवा दिया था कुलुतुंग द्वितीय। जो अंदर में गोविंद राज या विष्णु का मतलब मूर्ति बनवाया था उसमें। तब आपको बताना है कि कौन ऐसा आचार्य जो थे वो मतलब उसको फिर से पुनरुद्धार किए उस मूर्ति का, ही नहीं कि मंदिर का जो मूर्ति विष्णु भगवान का था उसका मतलब वो फिर से उठा के समुद्र से लेके आए थे। तो वहाँ कौन है?
हैदराबाद में इनका मूर्ति तिरुपति मंदिर में मतलब स्थापित किए रामानुजाचार्य ने। हाँ, रामानुजाचार्य। हैदराबाद में मूर्तियां बनाना इनका। आपको बताना कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुंदरम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाला जो उच्च अधिकारी होता था उसको पेरुंदरम, और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? हाँ, सेरुंदरम। राजा के पास सदा रहकर कार्य करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था चोल काल में? उड़न कुट्टम। सादा राजा के पास रहकर काम करने वाला अधिकारी को उड़न कुट्टम। संपूर्ण चोल जो साम्राज्य था कितने प्रांतों में या कितने मतलब मंडलों में विभक्त था? 6। उस समय अभी प्रांत को उस समय मंडल कहा जाता था। अब मंडल का विभाजन किस में हुआ था? नगर में। कोट्टम को नगर में। कोट्टम का नाडु और नाडु का कुर्मो में। मंडल का विभाजन कोट्टम में, कोट्टम का विभाजन नाडु और नाडु का कुर्मम। आपको बताना है कि नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नाटुर। और नगर के स्थानीय सभा को नगरतार। आपको बताना है कि नाडु के काम काज में मतलब नियंत्रण किसका होता था? नाडु का जो काम काज था, जो कि मंडल के बाद कोट्टम के बाद जो नाडु में विभाजित हुआ था ना, उस पे किसका मतलब ज्यादा अधिकार होता था या किसका नियंत्रण रहता था? तो जो बेलाल जाति के धनिक किसान होते थे उसका नाडु काम काज पे ज्यादा नियंत्रण होता था। अब आपको बताना है कि चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। अभी वाला इसमें सैनिक नहीं, स्थानीय स्वशासन जो लोकतंत्र के लिए। आपको बताना है कि जो ऊर होता था, उसका मुख्य कार्य क्या होता था? खेती करना। नहीं, वो राजस्व वसूलना। सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करता था। आपको बताना है कि जो सभा या महासभा जो होता था उसमें मतलब कौन से लोग भाग लेते थे? ऊंचे पद वाले ब्राह्मण लोग भाग लेते थे, या जो भी अग्रहर होते थे वो सब भाग लेते थे। तब आपको बताना है कि उसमें जो सभा और महासभा के जो सदस्य होते थे, जैसे अभी मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा का कैसे सदस्य होता है, सांसद या जो भी कहा जाता है, लोकसभा सांसद के सदस्य को लोकसभा कहा जाता है ना, तो उस समय उसको क्या कहा जाता था? जो सभा और महासभा के सदस्य पेरुमक्कल। सभा और महासभा को सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था। आपको बताना है कि सभा और महासभा जो है किस समितियों द्वारा मतलब अपने कार्य को संचालित करती थी? जैसे हम अभी संचालित करने के लिए अध्यक्ष होता है, हाँ। तो उस समय क्या होता था? वरियम नामक समिति के द्वारा कार्य संचालित होता था। उसी में से एगो को चुन लिया जाता था जिसका नाम वरियम रखा गया, वरीयता के आधार पर। अब वही सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के नीचे। तालाब के नीचे ना, तालाब के किनारे सही बात है। आपको बताना कि जो व्यापारियों का सभा लगता था उसको क्या कहा जाता था? नगरम। हाँ। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना भाग होता था? 1/3। 33.33। गांव में जो कार्य समिति के सदस्य के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उसको क्या कहा जाता था? वेतन भोगी, मध्यस्थ। अब आपको बताना है कि जो सभा या महासभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती थी? तो सभा के सदस्यता के लिए इच्छुक लोग को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। दूसरा योग्यता होता था उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा होता था उनका उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। इना की 95 वाला का बना दीजिएगा, 2 साल के बाद निपट लेगा। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अभी जितना सदस्य है भाई, कौनों का संविधान का ज्ञान है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। सही बात, ईमानदार भी जरूरी है। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है
तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। होगा। जिसने अपने अपने संबंधी के खाते जमा नहीं करवाए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, मतलब वो भी सदस्य के लिए नहीं बन सकता है। लेकिन इसमें नहीं है यहाँ का। अब आपको बताना है कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था। वो तो ब्रह्मदेव हो गया, उसका नाम होगा मंगलम। वो तो चतुर्वेदी मंगलम, कर मुक्त दे दिया गया। अब ब्राह्मण को मतलब पूरे दे दिया गया। अब ब्रह्मदेव हो गया। मतलब ब्रह्मदेव मतलब दान दे दिया गया। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था। पदाती सेना। पद वाला। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। कलंजू। आपको बताना है कि तमिल कवि के रूप में उस समय कौन प्रसिद्ध थे। उस समय कौन था। जैनगोदर। तमिल कवियों में जैनगोदर सबसे प्रसिद्ध था। तो आपको बताना है कि जो जैनगोदर थे वो किसके राज दरबार में रहते थे। कुलोत्तुंग प्रथम। आपको बताना है कि जैनगोदर द्वारा कौन सी रचना की गई है, तो कलिंगतु पर्णी उनके द्वारा रचना की गई है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न के रूप में किनको जाना जाता है। तमिल पूछे, कन्नड़ नहीं बता दीजिएगा। तमिल त्रिरत्न हुए कंपन, ओटकट्टून और का पुंगलेदी। तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे, कंबन थे, ओटककुट्टन थे, पुंगलेदी थे। कंबन, ओटककुट्टन थे और पुंगलेदी थे। तब आपको बताना है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे। ये थे पंप पोन रन। आपको बताना है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है। तंजौर। बृहदेश्वर। आज चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। आपको बताना है कि राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे। ईशान शिव। चोल काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। कावेरीपट्टनम। अब बहुत बड़ा गांव को एक मान लीजिए इकाई के रूप में शासित किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था। तनियर। जो अभी हम लोग पढ़े कि सभा का सदस्य लेने के लिए जो भी मतलब योग्यता दिया गया है, किस अभिलेख में है। उत्तर मेरेरू अभिलेख। उत्तर मेरेरू अभिलेख में सभा के सदस्यता लेने के लिए उसके बारे में दिया गया है। तब आपको बताना है कि उत्तर मेरेरू शिलालेख जो था किसके शासनकाल से संबंधित है। तो परांतक प्रथम। चोल की राजधानी समय समय के अनुसार बदलती रही। तो पहले था उरैयूर, उसके बाद तंजौर, गंगईकोट, चोलपुरम, कांची। चोल काल में जो सड़कों का देखभाल करता था उसको क्या कहा जाता था। बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए किसका आधार माना गया था। जैसा अभी रुपया को माना गया था उस समय धान को माना गया, अभी सोना को माना गया है आधार, या रुपया को माना गया है। चोल काल में विशाल व्यापारिक समूह निम्न में से थे। बलंजियर था, नाना देशी था और मणिग्रामम था। अब विष्णु के उपासक कौन क्या कहलाता था। अलवार कहलाते थे। और शिव के उपासक नयनार। अब आपको बताना है कि जो चालुक्य वंश था कल्याणी का, उसके संस्थापक कौन थे। कल्याणी का चालुक्य हो गया तैलाप द्वितीय। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी। बताते नहीं, मान्यखेट। कल्याणी वाले का मान्यखेट। चालुक्य वंश के प्रमुख राजा हुए तैलप प्रथम हुए, तैलप द्वितीय हुए, विक्रमादित्य हुए। ये तो कहियो याद नहीं होगा, एक हटाइए सब। आपको बताना है कि सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कहाँ कर दी थी। ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा चालुक्य वंश जो कल्याणी वाला था अपना राजधानी मतलब हटाया था। सोमेश्वर प्रथम। तो कल्याणी से हटाकर मान्यखेट से हटाकर कल्याणी कर दिया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, तो विक्रमादित्य 6 हुआ। आपको बताना है कि जो बिलहर थे और विज्ञानेश्वर थे किसके दरबार में रहते थे।
वही विक्रमादित्य जो सिक्स थे, हाँ छठा के दरबार में रहते थे। बिलहड़ के एगो रचित कौन है? आपको बताना है कि मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है? बिलहड़ के हाँ विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर, हाँ। विक्रमांक देव चरित लिखा गया है बिल्हड़ के द्वारा। विक्रमांक देव चरित। अब आपको बताना है कि चालुक्य वंश जो कि बतापी में शासन करता था, उसकी स्थापना कौन किया था? जय सिंह। चालुक्य वंश कल्याणी वाला पूछेगा तो तैलप द्वितीय, और चालुक्य वंश बतापी वाला पूछेगा तो जय सिंह। इसकी राजधानी बतापी थी, इसीलिए इसे चालुक्य वंश बतापी कहा जाता है। बतापी है विजयनगर के पास। अब आपको बताना है कि महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मोंगतू मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। आपको बताना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सा उपाधि धारण किया? उत्तरापथ मतलब पुलकेशिन कुछ करके नाम था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर बन गया। इसको हम लोग मतलब इसको दक्षिणा पाथेश्वर की उपाधि भी धारण की। अब आपको बताना है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय से था? तो ऐहोल अभिलेख को लेखक कौन है? रवि कीर्ति। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अब बतापी का निर्माणकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? बतापी हो जाएगा कीर्ति बर्मन। बतापी का निर्माणकर्ता थे कीर्ति बर्मन। अब मालवा को जीतने के बाद जो विनयदित्य था वो कौन सा उपाधि धारण किया था? शकलोत्तर पथनाथ। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य जो था शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। अब विक्रमादित्य जो द्वितीय था उसके शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। अब आपको बताना है कि विक्रमादित्य जो द्वितीय की पत्नी जो लोक महादेवी थी, कौन सा मंदिर बनवाई थी? कोई महादेव विरूपाक्ष महादेव मंदिर। और उसकी दूसरी जो पत्नी थी त्रिलोक्य देवी, त्रिलोकेश्वर मंदिर बनवाई थी। विक्रमादित्य द्वितीय की दो गो पत्नी, एगो थी लोक महादेवी, एगो त्रिलोक्य देवी। तो लोक महादेवी जो थी विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनवाई। तो जब वो बनवाई थी भी बोली कि वो बनवाई है तो हम भी बनवाएंगे भाई। तो ये भी अपना एक मंदिर बनवा दी, हाँ त्रिलोकेश्वर मंदिर करवाई। आपको बताना है कि चालुक्य वंश बतापी का जो मतलब सबसे अंतिम राजा कौन हुआ? तो कीर्ति बर्मन द्वितीय हुआ। इसके बाद इसी के सामंत दंती दुर्ग से परास्त कर एक नए राजवंश राष्ट्रकूट की स्थापना की गई। आपको बताना है कि मंदिरों का शहर के रूप में किसको जाना जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है ऐहोल। अब चालुक्य वंश आता है बेगी। तो आपको बताना है कि चालुक्य वंश बेगी जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बेगी थी, इसीलिए इसको चालुक्य वंश बेगी कहा जाता है। बेंगी आंध्र प्रदेश में है। आपको बताना है कि चालुक्य वंश बेंगी जो था इसमें सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय हुआ, जिसका सेनापति कौन था? पडरंग। अब आपको बताना है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। शुरुआत में ये कर्नाटक चालुक्य राजाओं का अधीन था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तभी ये बताए थे राष्ट्रकूट भाई खेत में खाना बनाए थे, मान्य खेत। राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजा हुए कृष्ण प्रथम हुए, ध्रुव हो गए, गोविंद तृतीय हुए, अमोघ वर्ष हुए, कृष्ण द्वितीय हुए, इंद्र तृतीय हुए, कृष्ण तृतीय हुए। कितनों याद कीजिएगा, एग्जाम में आएगा, ये नहीं बन पाएगा। अब आपको बताना है कि एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राष्ट्रकूट में राष्ट्रकूट तो करवाइबे किया था, लेकिन उसमें का राजा कौन था? राजा थे इसमें देवराज था, कृष्ण प्रथम। आपको बताना है कि राष्ट्रकूट का कौन ऐसा पहला शासक था
जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? अमोघ वर्ष था। ध्रुव और त्रिपक्षीय वही नरेश, जो प्रतिहार नरेश वस्त्रराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित भी कर दिया था। और ध्रुव को आपको बताना है कि और क्या कहा जाता है? धारावर्ष। अब आपको बताना है कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद। इसका निर्माण आपको मालूम होगा, राष्ट्रकूट का जो कृष्ण प्रथम थे उनके द्वारा करवाया गया है। एलोरा में आपको बताना है कि कितनी गुफाएं हैं? 34। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म को कितना से कितना को 1 से 12 है, हिंदुओं के लिए 1329 है, और जैन के लिए 30 से 34। तो आपको बताना है कि बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सी गुफा संख्या है? 16-17। गुफा संख्या 10 है। 10। और गुफा संख्या 10 को किस नाम से जाना जाता है? उसको हम लोग विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं। 1 से 12 तक है, उसी में आएगा। हाँ, 1 से 12 तक है, उसी में गुफा संख्या 10 है। अब बौद्ध गुफाओं का सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा। 17 वाला ब्राह्मण वाला सबसे हिंदू। तब आपको बताना है कि यहाँ 2 मंजिले या 3 मंजिले जो गुफाएं मिलती है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो 2 मंजिला मिली है उसको 2 थल, जो 3 मंजिला मिली है उसको 3 थल। आपको बताना है कि एलोरा जो गुफा है उसने विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में किस गुफा संख्या में दिखाया गया है? 15 में। राष्ट्रकूट जो थे शैव वैष्णव और शाक्य संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की भी स्वीकृति दी थी। राष्ट्रकूट दिए थे। आपको बताना है कि जो कवि पोना थे, जो कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न में आते हैं, वो मतलब किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय। तब आपको बताना है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन हुआ? वही कृष्ण तृतीय हुआ। अब आपको बताना है कि जो देवगिरी का यादव वंश था उसकी स्थापना कौन किया था? विलम पंचम। सही बोले हैं। इसके यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? महेंद्र सिंघन। हाँ। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? कौन था? रामचंद्र। यही रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लिखा है। आपको बताना है कि जो संगीत शास्त्री सारंग देव जो थे किसके दरबार में रहते थे? वही जो अभी बोले हैं, सिंघन। तो आपको बताना है कि जो संगीत शास्त्री सारंग देव जो थे इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? कौन है? रत्नाकर। यही लिखा है। रत्नाकर सारंग देव। आपको बताना है कि होयसल वंश। तो आपको बताना है होयसल वंश की स्थापना कौन किया था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। आपको बताइए आपकी बेलूर में जो चेन्ना केशव मंदिर है उसका निर्माण कौन किया है? विष्णुवर्धन किया है। सही बोले हैं। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वीर बल्लाल तृतीय। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय, जिसने मलिक कफूर ने हराया था। आपको बताना है कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। हाँ। होयसल मतलब एक बार बोलेगा ओए द्वारपाल। द्वार समुद्र। कदम वंश का स्थापना कौन किया था? मयूर शर्मन। कदम वंश की राजधानी बनवासी। कदम वंश बनवासी। अब आते हैं गंग वंश। तो आपको बताना है गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक हुआ कोकनी वर्मा। गंगों के प्रारंभिक राजधानी थी कोलाल, जिसको हम लोग कोलर भी कहते हैं। अब बाद में हो गया तलकाड।
दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक था माधव प्रथम। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक था माधव प्रथम। काकतीय वंश, तो काकतीय वंश का संस्थापक हुआ बीटा प्रथम। जिसने नलगोड़ा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया। आपको बताना है काकतीय वंश की राजधानी कहाँ चली गई, तो अमकोड। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ गणपति। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारांगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का काकतीय वंश का अंतिम शासक हुआ प्रताप रुद्र।